हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। एक बार लास्ट वीडियो को रिकॉल करते हैं। ये फैटी एसिड्स बेसिकली लिपिड मॉलिक्यूल्स थे। लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बना हुआ था ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड से। लास्ट क्लास में हमने ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से पहले हमने ग्लिसरॉल बनवाया था और ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स बना था। फिर ये जो ग्लिसरॉल था ये ब्रेक डाउन होके ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है थ्रू द पाथ ग्लाइकोलिसिस। आज हम पढ़ेंगे ये जो फैटी एसिड्स रिलीज हो रहे थे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से, वो फैटी एसिड कैसे डिग्रेड होते हैं। तो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन या फैटी एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो फैटी एसिड कैसे बनता है। फैटी एसिड्स बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और लास्ट में होता है एसिडिक ग्रुप। अगर इसको हम बोले CH3 फिर CH2 CH2 CH2, इस तरह से अगर बहुत सारे एसिड्स जुड़ गए हैं और लास्ट में आ गया है COOH तो हम इसको बोलेंगे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में हम 2 तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। फैटी एसिड में अगर पूरा जो चेन है इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें 2 वैरायटी हो जाता है। एक होता है कि अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमारे पास जब हम फैटी एसिड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक वैरायटी है जहाँ पे सारे सिंगल चेन कार्बन बॉन्ड से बना हुआ है तो वो सैचुरेटेड, एक होगा डबल बॉन्ड वाला तो एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमको 2 तरह के डिग्रेडेशंस पढ़ने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फेमस जो टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो हो जाएगा आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन है बीटा पोजीशन में डिग्रेडेशन। जब हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो ये होगा R CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये है एक फैटी एसिड्स जो कि साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है। ये है सपोज हमारा साइटोसोल। इस साइटोसोल में ये फैटी एसिड्स अवेलेबल है। ये फैटी एसिड्स को रिएक्ट करवाना पड़ेगा कोएंजाइम A के साथ। जब ये कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा R CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O COA। इसको हम बोलते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम A। अब ये फैटी एसाइल कोएंजाइम A ही एक्चुअल मॉलिक्यूल है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में कैरी आउट होगा। तो इस फैटी एसाइल कोएंजाइम A, अच्छा अब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो सपोज ये हमारा साइटोसोल है और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन। तो इस फैटी एसिड कोएंजाइम A को इस साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करना पड़ेगा। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसको यहाँ से यहाँ पे एंटर करना है। अब ये एंटर कैसे करता है? ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम A है, इस फैटी एसाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A रिलीज हो जाता है
और इस फैटी एसाइल को कैरी आउट करने के लिए, यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है कार्निटिन। ये कार्निटिन इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसको पकड़ लेगा अपने साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा फैटी एसाइल कार्निटिन। अब ये फैटी एसाइल कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अंदर घुस सकता है। जब ये अंदर घुसेगा, फैटी एसाइल कार्निटिन ये रिएक्ट करेगा कोएंजाइम ए के साथ और बनाएगा प्रोडक्ट फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और साथ ही साथ वो कार्निटिन को रिलीज कर देगा, क्योंकि कार्निटिन एक कैरियर प्रोटीन था। अब ये कार्निटिन क्या करेगा, वापस से बाहर आ सकता है और दूसरे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से बॉन्ड बना के उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, पर ये जो फैटी एसिड्स था ये था साइटोसोल में। तो साइटोसोल में सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में, जिससे कोएंजाइम ए बाहर निकल जाएगा और वो कार्निटिन के साथ जुड़ पाएगा, और जुड़ने के कारण वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा तो ये कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से बनाएगा फैटी एसिड कोएंजाइम ए। अब ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये चले जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। तो सबसे पहले हमको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था उसको हमको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में शिफ्ट करना होगा, जिसके कारण ये सिंथेसिस हो सकता है। अब हम एंजाइम्स की कुछ बात कर लें। जब ये फैटी एसिड कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है तो जो एंजाइम लगता है दैट इज एसाइल कोएंजाइमे लाइगेज। अब इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बना देगा फैटी एसिड कोएंजाइम ए, और यहाँ पे जब कार्निटिन आके इसको ट्रांसफ़र करता है तो जो एंजाइम लगता है उसका नाम है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। यह है ट्रांसफरेज 1 जो इसको ट्रांसफ़र करता है, और सेकेंड टाइम जब यहाँ पे एंटर करता है तो ये वापस इसको बाहर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे लगता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2। तो यहाँ पे कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 और यहाँ पे लगेगा कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2। अब हमारा जो यहाँ पे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है ये रेडी है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है फैटी एसाइल के साथ कोएंजाइम ए के साथ, तो CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA, ये है सल्फेड्रिल कोएंजाइम ए ग्रुप। जहाँ मैंने लास्ट पिछले उसमें लिखा था कोएंजाइम ए, वो सल्फेड्रिल कोएंजाइम है SCOA। अब ये है हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर। इस इनिशियल स्ट्रक्चर में
जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, याद रखिए बीटा ऑक्सीडेशन जो होगा उसमें 4 स्टेप्स होता है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। इस फर्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का रिलीज होता है। कहाँ से? ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये है हमारा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से 1 हाइड्रोजन बॉन्ड और बीटा कार्बन से 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का रिलीज होगा और ये लेने वाला है FAD। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, FAD को 2 हाइड्रोजन दे देंगे। 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलेगा तो हो जाएगा CH, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन निकलने से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये है FAD कन्वर्टिंग टू FADH2, FAD से FADH2 बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर्स में अब नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा हमारा स्टेप नंबर 2, इस स्टेप नंबर 2 में होगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा। अब कैसे ऐड होता है, इन्हीं दोनों कार्बन पे ऐड होगा तो ये वापस से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O SCOA। अब यहाँ पे जो ये H था ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में OH आ जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड वापस से ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में वापस से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे FAD ने FADH2 में कन्वर्ट हुआ था, उसी तरह यहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADH एंड H प्लस में। तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज होगा बीटा पोजीशन से। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA। अब लास्ट स्टेप ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में एडिशन होता है सल्फाइड्रिल कोएंजाइम A का, और एंजाइम के बारे में बताएंगे। एंजाइम लगता है थायोलेज, और अब ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको तोड़ देता है, यहाँ से इसको तोड़ देगा तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। SCOA जो ये लेफ्ट ओवर चेन है, और यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O SCOA। ये है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर। ये है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन का है, ये रिलीज हो गया है और ये है लेफ्ट ओवर चेन। तो लेफ्ट ओवर चेन में से 2 कार्बन कम हो गया है। इफ सपोज ये था 20 कार्बन चेन का, तो ये हो जाएगा 18 का और ये हो जाएगा 2 कार्बन। तो ये हो जाएगा हमारा डिग्रेडेशन। मतलब जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा और एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक साइकिल के कंप्लीशन में हमको एक एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेगा और लेफ्ट ओवर चेन एज इट इज मिल जाएगा। तो ये है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। अब जब हम एंजाइम देख लेते हैं, फर्स्ट में जहाँ FAD FADH2 में कन्वर्ट होता है, ये है एसिटाइल कोएंजाइम A ट्रांसफरेज। सेकेंड रिएक्शन जहाँ पे ये इनॉइल ग्रुप या इन ग्रुप से आगे ट्रांसफर होता है, तो ये बनेगा
इनॉल कोएंजाइम हाइड्रेटेस। नेक्स्ट है इनॉल हाइड्रेटेस बन चुका है, ये 3 हाइड्रोक्सी एसिटिल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे एंजाइम लगता है हाइड्रोक्साइल कोएंजाइम डिहाइड्रेटेस। एंजाइम यहाँ लिख रहे हैं हाइड्रोएसाइल डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोएसाइल या हाइड्रोक्सी एसाइल हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस। और लास्ट जो है यहाँ पे एंजाइम लगता है थायोलेज। तो अल्टीमेटली हमारे बीटा ऑक्सीडेशन के ये 4 स्टेप के बाद एक एसिटल कोएंजाइम मिल गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक FAD यूज़ हुआ है और एक NADH यूज़ हुआ है और यहाँ पे एक सल्फेड्रिल कोएंजाइम यूज़ हुआ है। तो 3 मॉलिक्यूल का यूज़ होता है, FAD, NAD+ और सल्फेड्रिल कोएंजाइम A का। तो ये है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। बेसिक जो बीटा ऑक्सीडेशन या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है उसके लिए हमको ये समझना है कि जो फैटी एसिड एज अ होल नेचुरल फैटी एसिड्स है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से बना है। तो अगर इस कार्बन को पूरा डिग्रेड होना है, इसमें जैसे 20 है तो 20 होने के बाद फर्स्ट साइकिल के बाद 18 और 2 रिलीज कर रहा है, तो सेकेंड साइकिल फिर से रिप्लेस होगा और फिर ये 18 स्टार्ट करेगा इस साइकिल को। तो अगर एक साइकिल फिर से कंप्लीट होता है तो आपको मिलेगा 16 और 2, फिर मिलेगा 14 और 2, 12 और 2, 12 और 2 मतलब 2 जो है वो 2 कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसिटल कोएंजाइम। मतलब अल्टीमेटली ये अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है और इवन नंबर के कंपोनेंट्स थे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो लास्ट फुल डिग्रेडेशन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एसिटल कोएंजाइम ए मिलेगा। और ये एसिटल कोएंजाइम ए जो है ये आगे चले जाता है क्रेब्स साइकिल में, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ NAD, FAD, GTP जो रिलीज हो रहा है वो चले जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब अगर सपोज करते हैं कि हमारा फैटी एसिड इवन नंबर का नहीं है या फिर ऑड नंबर का कार्बन है, तो अगर ऑड नंबर के प्रोडक्शंस है तो आखिरी में हमको यहाँ पे जब फुल डिग्रेडेशन हो जाएगा तो एक तो एसिटल कोएंजाइम में मिल ही जाएगा और एक जो मिलेगा वो होगा 3 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसाइल। चलिए उसको देख लेते हैं। अब अगर 3 सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो आखिरी में बच रहा है वो है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो ये बना देगा 2 कार्बन का एसिटल कोएंजाइम है और एक बनाएगा 3 कार्बन। ये 3 कार्बन होगा प्रोपेनाइल कोएंजाइम है। ये प्रोपेनाइल कोएंजाइम है, ये जो बनेगा ये प्रोपियोनॉइल कोएंजाइम में ही आगे डिग्रेड होगा फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड रहेगा पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। जब सैचुरेटेड ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स है तो इसमें चेंजेस हो जाएगा और चेंज होने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक स्ट्रक्चर जिसमें 3 कार्बन होगा, प्रोपियोनल कोएंजाइम ए। अब इस प्रोपियोनल कोएंजाइम ए के साथ साथ बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में एज सच पायरुवेट के बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है और क्रेब्स साइकिल में घुसता है तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर लेगा। पर ये जो प्रोपेनल कोएंजाइम ए है, ये प्रोपेनल कोएंजाइम ए डिग्रेड होगा मल्टीपल स्टेप से और फाइनली बनाता है सक्सिनल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनल कोएंजाइम ए जो है ये मूव कर सकता है टू
क्रेब्स साइकिल। ये सक्सेनल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, या फिर ये सक्सेनल कोएंजाइम ए वापस से कन्वर्ट हो सकता है और बना सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये हमको मल्टीपल स्टेप्स से कैरी आउट करना पड़ता है जहाँ पे ये प्रोपेनल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है डी मिथाइल मैनोनिल कोएंजाइम ए। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है प्रोपेनल कोएंजाइम ए से, और इसके बाद बनता है एल मिथाइल मैनोनिल कोएंजाइम ए। एल मिथाइल मैनोनिल कोएंजाइम ए। इसके बाद और एक प्रोडक्ट बनता है वो है आपका सक्सेनल कोएंजाइम ए। तो ये डी मिथाइल एल मिथाइल करके ये सक्सेनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही होता है और अल्टीमेटली आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो ये है आपका डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जब सैचुरेटेड कार्बन्स है या सैचुरेटेड चेन है पर इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स था। अब लास्ट वेराइटी जो होता है कि उसमें हम ऑड और इवन को अगर छोड़ भी दें तो हमारे पास लास्ट वेराइटी में बचता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको डिग्रेडेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है नेचुरल केसेस में, ये होता है हमारा, हमने दो तरह का कन्फर्मेशन पढ़ा हुआ है, एक है ट्रांस कन्फर्मेशन और एक होता है सिस कन्फर्मेशन। सपोज इस तरह के स्ट्रक्चर का कन्फर्मेशन है तो ये ट्रांस है, और अगर इस तरह का कन्फर्मेशन है तो ये सिस है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें प्रेजेंट होता है सिस कन्फर्मेशन। इसमें जो ये प्रेजेंस होगा सिस कन्फर्मेशन होगा। अब इस सिस कन्फर्मेशन को सबसे पहले हमको ट्रांस कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना है। अगर हमको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कन्फर्मेशन का चेंज करना है तो सिस कन्फर्मेशन को पहले ट्रांस कन्फर्मेशन में चेंज करना है, और सिस से ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जो लगता है वो है इनॉइल कोएंजाइम ए। इनॉइल कोएंजाइम ए आइसोमरेज, क्योंकि सिस और ट्रांस जो है वो आइसोमर्स है तो इसके प्रेजेंस में सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके कन्वर्शन के लिए हमको लगेगा इनॉइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, जो इसको ट्रांसफ़र कर देगा टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाता है, इस एंजाइम का दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि ये डबल बॉन्ड में सिस से ट्रांस का कन्फर्मेशन चेंज करता है, और दूसरा काम है कि ये डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो अगर ये डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर रहा है या फिर उसको ट्रांस में कन्वर्ट कर दे रहा है तो दोनों केसेस में अब ये फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे से आगे डिग्रेड हो पाएंगे। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, अब ये हमारा डिग्रेडेशन हो गया मतलब कैटाबॉलिज्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स। अभी जो प्रोडक्ट्स को आपने तोड़ा है वो बनता कैसे है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।